नमस्कारम। आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स के ऑडियो सीरीज के छठे एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं नित्यानंदम श्री आप सबको आचार्य भाव मिश्र, जिन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले ही आयुर्वेद के ग्रंथ की रचना करी, अपने बहुत सारे महान आगे उनके गुरु थे जिनसे उन्होंने सीखा। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने अपने एक आचार्य का नाम भी लिया सूक्ष्म रूप से, आचार्य जे जज्जट। उनको भी उन्होंने सूक्ष्म रूप से प्रणाम भी किया। ऐसे उन्होंने पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ कितने कितने गुरुओं से सीखा होगा, तब जाकर हमें दिया। आज हम उनके ग्रंथ को पढ़ करके, क्योंकि इस पूरे ग्रंथ का नाम जो है भाव प्रकाश निघंटु, इसमें पूरे खान पान की ही चीज़ें हैं। और अगर एक डाइटिशियन अच्छा बनना चाहे कोई, तो उसे आचार्य भाव मिश्र को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और हर एक चिकित्सक को भी पढ़ना चाहिए, ये जरूरी है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस ग्रंथ की पूरी यात्रा करवाऊँ। तो आइए आज के विषय को स्पर्श करें। आज के विषय में हम जानेंगे कि दूध फीका पिया जाए या मीठा पिया जाए, और अगर मीठा पी रहे हैं तो वो क्या गुण करेगा, क्या उसमें भेद है फीके और मीठे में गुणवत्ता के लिहाज से, और दूध पीने का सही समय क्या है। और अगर मैं किसी अन्य समय पर दूध पीता हूँ, यानी सुबह पीता हूँ या दोपहर पीता हूँ, रात को पीता हूँ, तो क्या फ़र्क है इसमें, ये सब चर्चा करनी है। और दूध सेवन के समय अलग अलग रोगों में क्या प्रभाव करेगा, और अगर दूध को मैं झाग बना लूँ तो उसमें क्या लाभ करेगा। यानी छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें जिक्र करी गई, जिनकी बहुत गुणवत्ता है, जिनकी बहुत महिमा है, जिनकी बहुत ज़रूरत है। आम इंसान जो कहता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बहुत बड़ी एजुकेशन है मेरी, वो छोटी चीज़ें कई बार इग्नोर करेगा। लेकिन हमारे ऋषियों ने छोटी छोटी चीज़ को पकड़ के कलेक्ट करके आपको और हमको दिया, जो बहुत बड़ा प्रभाव करते हैं। तो आओ सबसे पहले चर्चा करें कि दूध में अगर मीठा डाल दिया जाए तो ये क्या करेगा। इसमें ऋषि कहते हैं खंडेन सहितम, सुनना ध्यान से, खंडेन सहितम मतलब मीठा मिला हुआ, दुग्धम कफ कृत पवनापहम, कफ कृत मतलब कफ करेगा, पवनापहम यानी पवन का नाश करेगा। पवन मतलब गैस, जिन लोगों को दूध गैस कर जाता है उन लोगों को दूध में मीठा मिला के पीना चाहिए। दूध फीका भी पिया जा सकता है। एक बच्चा दूध फीका पीता है, उसकी माँ से जब वो दूध लेता है, अपनी माँ से, आपने हमने सबने पिया है, वो दूध अपने आप में ही मधुर है, क्योंकि दूध के अंदर मधुरता होती है। आपने पढ़ा था, सुना था, मैंने इसकी चर्चा करी थी। और कई कई बार दूध पेट में जाता है तो गैस कर जाता है। हो सकता है वो दूध उस दिन का वात कारक हो, थोड़ा वायु खोरा हो सकता है उस जीव ने, उस गाय ने, उस भैंस ने, या माँ जो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, उसने उस दिन कुछ वायुवर्धक चीज खाई हो, जिसकी वजह से उस दूध में ऐसी थोड़ी वायु की थोड़ी ज़्यादा ही टेंडेंसी हो, वायु ज़्यादा ही करे वो उस दिन,
तो आप को निर्देश दे रहे हैं ऋषि कि आप दूध में मीठा मिला लो अगर आपको गैस करता है तो। थोड़ा आप कहोगे फिर भी गैस कर जाता है, थोड़ा और मीठा मिला लो, थोड़ा तेज मीठा पी लो, तो आपको वायु नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिर वो बन जाता है पवनापहम, पवन का नाश करने वाला। इसका मतलब वात रोगियों को, जिनको पेट में गुड़गुड़ हो जाती है, दूध पीते ही गैस बन जाती है, उनको मीठा दूध पीना चाहिए। और बाकी लोग जिनको गैस नहीं बनती, तकलीफ नहीं करता और वो चाहते हैं कि फीका पिया जाए तो पी सकते हैं। लेकिन कुछ और भी तो फायदा करता होगा मीठा दूध। मीठे से मेरा मतलब यहाँ पर मिश्री, खांड, काकवी या फिर जो नीचे नीचे जिसको आप बोलते हैं चीनी, बूरा, इन सब की बात चल रही है। अभी मैं शक्कर की बात नहीं कर रहा, शक्कर और गुड़ की बात अभी करूँगा, वो भी मीठा ही है, लेकिन उन दोनों को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि गुड़ और शक्कर थोड़े गर्म तासीर के होते हैं और मिश्री, चीनी, बूरा, खांड ये सब ठंडी तासीर की होती है। इसलिए जो ठंडी तासीर का मीठा उसमें आप डालोगे दूध में तो वो कफ कारक हो जाएगा। कफ कारक, कारक मतलब करने वाला। थोड़े बहुत आप शब्द समझने सीख जाओ। तो कफ कारक होगा मतलब वो बॉडी में म्यूकस बढ़ाएगा, वो बॉडी में कफ धातु बढ़ाएगा, वो बॉडी में फैट्स, बॉडी में मोटापा लाएगा। तो इसलिए जिसको मोटापा नहीं लाना वो फीका दूध पी लिया करें। देखो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा मैसेज तो मिल ही गया। और उसमें भी वो गाय का पी लिया करे दूध, भैंस का थोड़ा ज़्यादा कफकारी होता है। उसमें भी अगर वो ना मिले उनको, गाय का भैंस का ही मिले, तो मलाई उतार के पी ले। क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में सीखा था कि मलाई बहुत भारी होती है, शीतल होती है, अत्यंत कफकारक होती है। तो वो चीज़ ऊपर से हटा दी, पतला करके दूध दे दिया उनको। कई कई लोग क्या कहते हैं, मैं 1 कप दूध में 1 कप पानी मिला के पी लेता हूँ, मेरा वैसे ही पतला हो जाता है। अरे भाई, पानी मिला दिया, दूध में फैट्स तो उतनी ही रही। दूध से अगर दूध को पतला करना है तो पानी मिला के कुछ नहीं होगा। उसको हल्का करना है तो उसमें से मलाई निकालो, मलाई अलग करो, तब जाकर वो हल्का होगा, तब जाकर के उसमें जो फैट कंटेंट है वो घटेगा। इसलिए आप दूध को अगर मीठा मिला के पिएंगे, मिश्री, चीनी, खांड, तो ये कफ कारक होगा। और अगर मैं चीनी ना मिलाऊं, खांड ना मिलाऊं, मैं गुड़ डाल दूं तो फिर ऋषि कहते हैं कि ये दूध पित्त कारक हो जाएगा। और कफ कारक तो रहेगा ही मीठे की वजह से, पित्त कारक भी हो जाएगा। पित्त कारक समझते हैं ना, गर्मी वर्धक भी हो जाएगा। पित्त कफ इकट्ठा बढ़ाने लगेगा, और जब पित्त कफ इकट्ठा बढ़ाने लगे तो जब रुक 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 के पेशाब आता है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जिनको पित्त पहले से ही बढ़ा हुआ है, कई बार क्या होता है, नाक से कफ भरा हुआ नाक में और साथ में खून आ रहा है नाक से। आदमी सोचता है यहाँ पे इसको जुकाम भी है, गर्मी भी पड़ी हुई है, गर्म दवाई दूं कि ठंडी दूं? ये तो दोनों चीज़ें बढ़ी हुई एक साथ, पित्त भी बढ़ा है, कफ भी बढ़ा है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं एक, सिर्फ नाक में ही थोड़ी ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, पित्त कफ। ये तो शरीर में कई जगह पे बढ़ती हैं, कई जगह पे कम होती हैं। लेकिन नए आदमी को जो आयुर्वेद में अभी अभी प्रवेश किया, उसको किसी ना किसी ढंग से तो समझाना ही पड़ेगा ना। इशारा कोई करेंगे तभी उसके माइंड में कोई पिक्चर बनेगी। तो वो पिक्चर बनाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आप कफ और पित्त इकट्ठा बढ़ाता है ये दूध, गुड़ वाला पका हुआ दूध। गुड़ डाल के आपने दूध पका लिया, या वैसे भी दूध में गुड़ डाल लिया, तो वो मूत्र कृच्छनाशक है। यानी कहीं ना कहीं अगर कभी कभी देते हैं, किसी को देते हैं अगर, तो जिसको पेशाब खुल के नहीं आता, जो लोग शिकायत करते हैं पेशाब तुपका तुपका आता है, पूरा नहीं आता है, कठिनाई से आता है, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया गुड़ वाला और शक्कर वाला दूध। और जिनकी शरीर का पित्त कम है, यानी गर्मी नहीं है शरीर में, हाथ पैर ठंडे बेजान, और हैं भी बड़े दुबले से, पतले से, कमज़ोर से, उनको सर्दी में पिलाओ।
उनको सर्दी में पिला के गर्माइश दे देगा। पित्त वर्धक है ना गुड़ और शक्कर वाला दूध, तो उनको गर्मी दे देगा, ऊर्जा दे देगा, एनर्जी ज़्यादा दे देगा। तो इसी तरह शहद वाला हो गया, बहुत तेज गर्म दूध में शहद नहीं मिलाया जाता, फिर भी गुनगुने में मिलाया जाता है, तो वो भी यही पित्त और कफ कारक हो गया। तो आप यहाँ पे उस व्यक्ति को पिलाएंगे जो व्यक्ति बड़ा कमज़ोर सा, जिसके हाथ पैर ठंडे से, और कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को रात को बुखार चढ़ जाता है, पुराना बुखार है और रात को चढ़ता है। तो रात को बुखार चढ़ता है, मैंने आपको बताया था ना, रात को बुखार तभी चढ़ेगा जब पित्त की कमी है, शरीर में गर्मी अंदर से अपनी चालू हो जाती है रात पड़ती, तभी हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल दिखता है, सुबह की तरह, जैसे सुबह थे वैसे ही रात को। लेकिन जिसकी बॉडी का टेम्परेचर पित्त कम होता है, तो फिर वो बॉडी में अंदर से हीट नहीं होती, फिर बॉडी जानबूझ के अपने आप को तपाती है, बाहर से तपाती है, तो फिर वो बुखार हो जाता है। तो उस स्थिति में ये दिया जा सकता है। और पित्त बढ़ाएगा, बस इतना ध्यान रखना, पित्त और कफ दोनों को बढ़ाएगा गुड़ शक्कर वाला दूध। तो जिनकी बॉडी में कफ कम है यानी वीर्य कम है, वो तो पिए, शरीर भी ठंडा रहता है, वो तो पिए। लेकिन जिनके शरीर में गर्मी है, पित्त से होने वाले रोग हैं, नाक से जरा सा गर्म चीज़ खा के खून आ जाता है, लिकोरिया हो जाता है, वो नहीं लेंगे गुड़ शक्कर वाला दूध। कुछ महिलाएं होती हैं, पीरियड जल्दी आ जाते हैं, 18 दिन में आ जाते हैं, 20 दिन में आ जाते हैं, वो नहीं लेंगी। कौन लेंगी? जिनको आते ही नहीं, उनके लिए कफ और पित्त दोनों चाहिए, अकेला पित्त नहीं चाहिए। ध्यान देना अब यहाँ पे, कफ बढ़ेगा उनके शरीर में, थोड़ी ऊर्जा आएगी, थोड़ा शुक्र बढ़ेगा, तभी वो पित्त बढ़ेगा, तभी वो प्रसव चालू होगा, तभी वो फिर से वो मासिक धर्म चालू होगा। इसका मतलब महिलाओं को जिनको पीरियड्स नहीं आते वो गुड़ शक्कर वाला दूध पिए, और जिनको ज़्यादा आते वो क्या करें, फिर वो मिश्री वाला पिए। उल्टा, अभी तो बता रहा हूँ मैं, दोनों उल्टा है एक दूसरे से। तो वो मिश्री वाला पिए, खांड वाला पिए। मेरे को नहीं समझ आती, मैं कौन सा पीऊँ, मैं तो आम इंसान हूँ। तो कोई भी पी लो, कभी भी पी लो, बैलेंस रख के चलो। क्या है, जो चीज़ की जिस दिन ज़रूरत लगे वही चीज़ ले लो, इसमें कौन रोक रहा है। बैलेंस में मैं भी थोड़ी बहुत कभी फीका ले लेता हूँ, नहीं तो हल्की सी खांड या बूरा डाल के ले लेते हैं, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। बस ठीक है, गैस नहीं करता, वायु नहीं करता, पच जाता है जल्दी से। कई बार कच्चा दूध या फिर बिना मीठे वाला दूध देर से पचता है, और मीठा मिला दो तो जल्दी से बच जाता है। क्यों जी? मीठा पिला के भारी हो जाता है, वो तो मीठा उसके अंदर, उसको भी पचाने में टाइम लगता है, तो वो तो भारी हो जाए तो लेट पचना चाहिए। नहीं, मीठा डलते ही, मीठे का क्या गुण होता है, मीठा जल्दी ब्रेक होता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो फिर वो जो दूध को भी जल्दी से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है बॉडी में। मीठा ब्लड में जल्दी एब्जॉर्ब करती बॉडी, तो इसी तरह फिर दूध भी जल्दी से एब्जॉर्ब होता है। तो ये है। बाकी ये जो दूध मीठा और फीके का खेल है, ये सारा का सारा खेल तब काम करेगा यदि दूध अपने आप में सही समय पर लिया जाए। कब लेना है कब नहीं लेना है ये देखना पड़ेगा। आओ अब आगे चलते हैं। तो ऋषि कहते हैं, रात को जीव जंतु रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं, कोई भी हो सब विश्राम करते हैं, तो उनका जो सुबह का दूध होगा थोड़ा भारी होगा। ध्यान देना, क्योंकि रात को लेटे रहे, सुबह उठे, कोई वर्कआउट नहीं किया किसी भी जीव ने, सुबह उठे तो वो वाला दूध क्या होगा, थोड़ा भारी होगा। और सुबह से लेकर शाम तक गायें भैंसें या जो भी जीव जंतु दौड़ते रहे, चलते रहे, शाम के समय फिर ग्वाले दूध निकालने लगे, वो शाम वाला दूध हल्का होगा। थोड़ा फर्क तो आता है जी, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। इसका मतलब जो लोग बीमार हैं वो शाम को दूध लेने निकल जाया करो, और जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग भारी दूध चाहते हैं, वो सुबह का दूध लेने जाओ तो मजे से पियो। ये छोटी छोटी बातें हैं,
100% मुझे पता आपसे नहीं होंगी, और ना ही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना कोई फॉलो करे। ना करो, जैसा चलता है चलने दो, हम भी चलने दे रहे हैं क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जैसा है। लेकिन आखिरकार जब कोई व्यक्ति पूछे आपको खड़ा करके भी बताओ इसमें क्या अंतर है, तो आप वहाँ पे मौन नहीं रहे हैं, आप वहाँ बोल सकें। क्यों बोल सकें? क्योंकि ऋषि बोल कर गए हैं, हमें बता कर गए हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा वहाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप सुबह वाला दूध थोड़ा भारी होगा, उसके पीछे है कि वो रेस्ट करते हैं जीव, और इसके अलावा रात को चंद्रमा का गुण दूध में होता है। तो ये भी एक कारण है कि रात्रि का दूध जो सुबह का जो दूध दोहेगा ग्वाला, उसमें थोड़ी ठंडक होगी, वो कफकारी ज्यादा होगा, और जो शाम का होगा उसमें सूर्य का गुण आएगा। इसलिए जो शाम का दूध होगा वो बीमारों के लिए बन गया, उसमें अग्नि ज़्यादा होगी उस दूध में, वो पाचक जल्दी पचेगा, उसको पचाने के लिए बेचारे अंदर के जो इंसान को अपने पेट की ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ेगी शाम वाले दूध की। ये फर्क है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वायु का सेवन करते हैं जीव सारा दिन, घूम लिया फिर लिया, हवा तो लेनी होती है, रात को कम हवा लेते हैं, और जब आदमी जाग रहा होता है तो ज़्यादा हवा लेता है। जीव जंतु भी ऐसे ही करते हैं, थोड़ा चल लिया उससे भी हवा अंदर शरीर में जाती है। तो इसलिए सुबह का दूध जो होगा, चूंकि जीव रात भर रेस्ट में थे तो उन्होंने हवा भी कम ली, तो सुबह का दूध भारी होगा, और सारा दिन हवा ली है, और शाम का दूध जो दुहा ग्वाले ने, तो वो दूध वायु की साल लेने से हल्का होगा, और वात हल्का होगा, और कफ का नाश करेगा। मतलब वो इतना कफकारी नहीं होगा शाम का दूध। वो कफ जिनका अभी ठीक होके हटा, आप दोबारा दूध पीना शुरू करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, उनके लिए छूट है। तो संध्या का दूध प्रभात के दूध से हल्का होगा। क्यों? चल फिर लिया, जैसे आप चल फिर के आपका खाना आपको पता नहीं चलता कहाँ पच गया, इसी तरह जीवों को भी पता नहीं चलता, इसलिए उनके दूध भी हल्का हो गया। ये फर्क है। और अब बात करते हैं, हम अगर अलग अलग समय पे दूध पिए तो हमें क्या लाभ करेगा। सुबह अगर हम दूध पिएंगे मना नहीं है। क्यों? यहाँ पे बताया है भाई, वृश्यम बृहन्नम अग्निदीपन करम पूर्वाहनम पीतम पयो। पी सकते हो भाई आप सुबह दूध, क्यों नहीं पी सकते? कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर अलग अलग बीमारी में सावधानियां जरूर बताई हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति कहे नहीं जी आप तो गलत बोलते हो, मैं गलत नहीं बोलता, आप पहले पूरा पढ़ो आयुर्वेद। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी थोड़े से कोने को पढ़ते हैं, गलत वो व्यक्ति नहीं होता, उसने एक कोना पढ़ा, बस उसी को प्रचार शुरू कर दिया। अच्छी बात है भाई, लेकिन जब कभी आप दूसरा कहीं किसी और ऋषि को पढ़ो, उसने और ज़्यादा विस्तार से और ज़्यादा सरल करके बताया हो, तो आप उसको नकारेंगे थोड़ी, आप तो हाथ जोड़ के कहेंगे भी ठीक है, आज आपकी वजह से मुझे एक नई बात सीखने को मिल गई। तो ये सीखना तो जारी रहता है, सीखते रहो। इसलिए यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि आप सुबह अगर दूध पिएंगे तो ये वृश्य है, वीर्य बढ़ाएगा, पुष्टि करेगा, अग्नि प्रदीपक है, मतलब आपके अंदर हाजमा तेज करेगा। और अगर आप दोपहर को दूध पियोगे तो भी बल तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, कफ और पित्त का भी नाश करेगा। क्यों जी? कफ का नाश क्यों करेगा दूध दोपहर को? क्योंकि दोपहर को थोड़ी गर्मी होती सूर्य की, तो आपने दूध पीना है, दूध ने कफ करना ही नहीं, कम करना है। तो जिनको दूध कफ कर जाता है उनको बोलो दोपहर को, बोलो दोपहर सुबह पी लो, नहीं,
दोपहर को पी लूँ? हाँ। क्यों? क्योंकि दोपहर को सूर्य की किरणें तेज होती हैं, मैक्सिमम जो उसका ऊष्मा है, उसकी गर्मी है, वो अल्टीमेट जितनी मैक्सिमम होती है वो हो सकती होती है। इसलिए दोपहर को कफ, जिनको कफ करता है, दूध म्यूकस कर जाता है, वो दोपहर को पी लो भाई, म्यूकस नहीं करेगा। और पित्तनाशक भी है दोपहर को, मतलब कि जिनको गर्म कर जाता है दूध, वो भी दोपहर को पी लें बेशक। और जिनको कभी मन कराए ठंडा दूध, ठंडाई, कुछ इस तरह की चीज़ लेने का, हालांकि आदत ना डालो ठंडे दूध की, टांगें दर्द करेंगी ठंडा दूध पी पी करके, लेकिन पीना हो तो दोपहर को पी लो। इसमें तो दोपहर को इस तरह का दूध लिया जा सकता है। मध्याह्ने बलदायकम कफहरम पित्तापहम दीपनम। दोपहर को भी अग्नि तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, हाजमा तेज करेगा दूध, सुबह भी और दोपहर को भी। और सुबह तो पुष्टि लाएगा और दोपहर को कफ और पित्त का नाश कर रहा है। और अगर रात को दूध पी लें तो फिर कहा कि अगर रात को दूध पी लिया तो ये बाल्य वृद्धि करम, मतलब बालकों की वृद्धि करेगा। तो बच्चे को भी रात को दूध दे के सुलाओ। जिन माओं को या पिताओं को बच्चों को पूरा उनका विकास करना है, उनके दिमाग का, उनके शरीर का, सारा दिन तो वो दूध पीते हैं, लेकिन रात को जरूर पिलाओ, क्योंकि ये वृद्धि बढ़ेंगे हाइट में, शरीर में। तो बच्चे कहीं मिस कर जाते हैं रात को, मैं नहीं पीऊंगी दूध, मैं नहीं पीऊंगा। उनको बोलो नहीं पियो, रात को दूध पी के सोएंगे तो बाल्य वृद्धि करम, मतलब बालकों की वृद्धि होगी। और क्षय अक्षय करम, मतलब जो टीबी है, जिसको आप ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, राजयक्ष्मा बोलते हैं, कई नाम है इसके, इसका नाश करेगा रात का दूध। इसका मतलब टीबी वाले व्यक्ति को, टीबी वाले पेशेंट को रात को जरूर दूध दें। और बूढ़े लोगों के लिए ये वीर्यवर्धक है रात का दूध। तो कई लोग बोलते हैं बुढ़ापे में रात को दूध नहीं पीना चाहिए। नहीं, रात को दूध दो बुढ़ापे में, वो तो रात को दो, लेकिन सुबह वाला दूध ना दो। मैंने आपको भी बोला ना कि सुबह वाला दूध भारी होगा, उनको शाम को लगवा दो गाय का दूध 1 पाव, आधा किलो, फिर क्या हुआ, तो पी लेंगे। तो उनको शाम का दूध दुहा हुआ ताज़ा ताज़ा अगर मिल जाए, वो जल्दी पच जाना है, वो रात को उनको दे दो। ये वृद्धि करम, वीर्यवर्धक, उनके लिए भी वीर्य बढ़ाने वाला हो जाएगा। अत्यंत पथ्य, मतलब ये स्पेशल बोल दिया ऋषि ने कि ये सारा सबके लिए अत्यंत पथ्य है, एडवाइज्ड है, रिकमेंडेड है कि पथ्य है। पथ्य मतलब इसको करो, सबके लिए अत्यंत जरूर करो। और इसके अलावा बहुत सारे रोगों का नाश करेगा रात का दूध। आँखों के लिए अच्छा है। क्यों जी? क्योंकि रात भर शरीर में वीर्य बढ़ेगा जब, तो आँखों में भी तेज आएगा। और रात को अगर केवल दूध पीना चाहो, बिल्कुल पी लो। बस इतना ध्यान रहे, ये ना हो कि भोजन भी भर भर के ले लिया, ऊपर से दूध भी भर भर के ले लिया। इसलिए फिर भोजन या तो ना लें या फिर कम लें, बस इतना ध्यान रखें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और रात को अगर भोजन कर लिया हैवी, ऊपर से फिर दूध पी रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर कहते हैं अजीर्ण होगा, भूख मरेगी, सुबह अगले दिन खाना खाने का मन नहीं करेगा, इनडाइजेशन हो जाएगी, गैस बनती रहेगी सारा दिन। तो इसलिए ये गलती मत करना, थोड़ा विवेक भी जगाओ। खाने पीने की चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं भगवान ने, किसने किसके लिए बनाई है? और अगर मैं कमाता हूँ, आप कमाते हैं, हम अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए कमाते हैं, जब तक जीवन है, पता है खाना है, तो फिर क्यों ना फिर हम विवेक से खाएं कि रोज़ उस चीज़ का मज़ा ले सकें। वो क्या फ़ायदा कि लालच में ज़्यादा खा गए, फिर ऊपर से वो अजीर्ण कर जाए, इनडाइजेशन कर जाए दूध। ना ना ना, थोड़ा संभल के। और अगर भर पेट खाना खा लिया, ऊपर से फिर दूध भी पी लिया, तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि पेट तो वही है। रात को तो पाचन वैसे ही धीमा हो जाता है, एक तो खाना पचाना मुश्किल, ऊपर से खाना ज़्यादा खा लिया और ऊपर से पी लिया दूध,
तो हो गया ना सारा समय पेट में गैस और भारीपन। और जब पेट भारी रहेगा, हल्कापन ही नहीं आएगा, तो कहाँ नींद आएगी, तड़पता रहेगा शरीर पेट, तो इसलिए नींद नहीं आएगी फिर। और अगर हल्का सा भोजन लेके फिर दूध पिएंगे या बिना भोजन लिए फिर दूध पिएंगे तो फिर निद्रा लाएगा, अच्छी नींद लाएगा। क्यों नींद लाएगा फिर? क्योंकि दूध अगर रात को दें या कभी भी दें, दूध का एक गुण है नाड़ी को धीमी करना। हमारी उंगली जब हम 3 उंगलियां जब हम अपनी नब्ज पे रखते हैं ना, जहाँ हाथ के कलाई पे, तो एक नाड़ी फड़फड़ाती है। इस नाड़ी से ही वैद्य बीमारी का पता लगाते हैं। नाड़ी का स्पंदन कैसा है, वो मंद चल रही है कि तीव्र चल रही है, कि वो किस चाल से चल रही है, कौवे की चाल चल रही है कि मेंढक की चाल चल रही है, कि वो सर्प की चाल चल रही है। तो उससे अंदाज़ा लगाते वैद्य कि क्या रोग है इसको। तो बस जब कोई चीज़ आप खाते हैं तो उस चीज़ का प्रभाव आपकी नाड़ी पे पड़ता है। अगर आपने राजमा खाए, उड़द खाए, आपकी नाड़ी उस तरह की हो जाएगी जिस तरह की उसकी प्रकृति है, और उसके ऊपर हाथ रखते ही नाड़ी के ऊपर वैद्य बता देगा आपने इतनी देर पहले ये चीज़ खाई है। ठीक ठीक नहीं बता पाता, लेकिन फिर भी उसके आसपास की चीज़ बता देगा कि ये चीज़ तो कोई तो ऐसी चीज़ खाई है। आप बोल पड़ोगे हाँ मैंने खाया है। और इसी तरह दूध पीते ही नाड़ी धीमी होने लगती है। इसका मतलब बच्चे के लिए तो सारा दिन दूध पथ्य है। क्यों? क्योंकि बच्चे की नाड़ी तीव्र होती है, बहुत तेज फड़फड़ाती है, तो उसको बार बार दूध पिलाते हैं तो फिर कुछ सालों में उसकी नाड़ी एक आम मनुष्य की नाड़ी की गति पे आ जाती है। नहीं तो बच्चों की नाड़ी बहुत तेज होती है बड़े व्यक्ति से, तो वो दूध पी पी करके फिर वो धीरे धीरे कम रहने लग जाती, नॉर्मल रहने लग जाती। तो इसका मतलब जिनको बीपी लो रहता है, जिनको लेथार्जिक रहता है, नींद सी रहती है, वो सुबह दूध ना पियो, वो रात्रि को पियो, उनको नींद अच्छी आएगी। और जिनको शरीर में अधिक नाड़ी का स्पंदन तेज होता है जिनका, वो सुबह दूध पी सकते हैं, वो दिन में 2-3 बार पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे फिर उसमें अन्न का निषेध होता है कि अन्न कम खाए वो आदमी जो बार बार दूध पिएगा। ये मत समझ लेना कि मैंने सिखा दिया आपको कि दूध बार बार पियो और इधर से खाना इधर से दूध, इधर से खाना इधर से दूध, अजीर्ण हो जाएगा। जो अभी मैंने बोला इंडाइजेशन, एक ही पेट में दूध जाना एक ही में खाना, तो कितना बचाएगा शरीर, बार बार उससे काम लोगे क्या? तो इसलिए थोड़ा संभल के। और पीने के लिए जो आपने दूध अपने कटोरे में बर्तन में लिया है उसको सारा पी जाओ, ये ऋषि कह रहे हैं। ये कौन सी बात कर दी, ये तो कोई स्वास्थ्य के रिलेटेड नहीं थी। हम तो सारे गुण पढ़ रहे हैं, फायदे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीच में ख्याल आ गया उनको, तो उन्होंने बोल दिया कि जितना दूध आप लोगे ना पीने के लिए तो उसको जूठा मत छोड़ना। माँ भी बोलती है ना, पीले 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 पीले, जूठा मत छोड़, गाय का खून लगा इसको बनाने में, चल पी जा, तो बच्चे को पिला देती है। इसी तरह ऋषि को भी ख्याल आ गया, क्योंकि उनका भी मन में करुणा और वात्सल्य तो होता ही है, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, दूध जितना लोगे ना पी जाना, जूठा मत छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे और उसके बाद कभी कभी दिन में कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं तो जलन सी होने लग जाती है, बर्निंग सेंसेशन, तो इस तरह से कुछ हो जाए, और या पेट में आग मचने लगती। कई लोग बोलते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध पेट में आग लगने लग जाती है। उसको शांत करने के लिए रात को दूध हमेशा पिए, और दिन में भी ठंडा दूध पिया जा सकता है ऐसी स्थिति में, इमरजेंसी में। ये सब चीज़ें दूध के बारे में मैंने आपको बताई। और दूध सबके लिए अच्छा है, बालक, युवा, वृद्ध, सबके लिए पथ्य है, वीर्यवर्धक है।
और जल्दी वीर्य बढ़ाता है दूध। आपको कोई कहे ये दूध उसके लिए नहीं होता, उसके लिए नहीं होता, तो आप भ्रमित मत होना। क्यों? क्योंकि ऋषि कह रहे हैं दीप्ता नले कृषे पुंसी, कि ये अग्नि को प्रदीप्त करता है। कृषे यानी ये दुबले आदमी के लिए भी अच्छा है, दुर्बल आदमी के लिए भी अच्छा है कृषे। और पुंसी यानी जिनका जो शरीर कमज़ोर है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बाले बालकों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्ध के लिए। पुंसी बाले वृद्धे पयः प्रिय यानी जवानों के लिए, बालकों के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए अच्छा है। मतम हिततमम दुग्धम सद्धा शुक्रकरम यतः, ये ऋषि ने आपको श्योर कर दिया। और उसके बाद अगर दूध को मथ लें भाई, थोड़ा फेंट लें, जैसे दूध को लोटे से दूसरे लोटे, दूसरे से पहले लोटे, ऐसे थोड़ा मथते हैं, फेंटते हैं, तो कहा गया ऐसा दूध, अगर दूध को किसी मथनी से आप मथ लो या फेंट लो, तो ये फेंट के दूध हल्का हो जाता है। बिना फेंटे दूध थोड़ा भारी होगा, उसको और आप फेंटेंगे तो हल्का हो जाएगा। तो जिसको भारी करता है तो वो फेंट ले। कितनी सारी चीज़ें बता दी। पहले तो दूध में पानी, पहले तो दूध शाम को ले आओ, फिर दूध शाम को ला करके फिर रात्रि को पी लो, फिर उसमें मीठा डाल लो और वातनाशक हो गया, फिर आधा दूध आधा पानी डाल के उबाल लो और हल्का हो गया, फिर उसमें आप फेंट लो बची खुची कसर, भारी रहेगा ही नहीं दूध। जब भारी रहेगा ही नहीं तो भारी करेगा कैसे? तो जिसको परेशान नहीं करता है तो वो ऐसे पी ले। कितनी डीप छोटी छोटी बातें हैं। आप जब सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, आप चीज़ आपके अकॉर्डिंगली सेटल हो जाती है, आप खुश हो जाते हैं। तो ये वीर्यवर्धक है। और फेंट कर दूध पिलाओ तो बुखार के लिए बड़ा अच्छा है। वैसे तो नए ज्वर में, नए बुखार में नहीं देना दूध, पुराने में ही देना। लेकिन अगर पुराने बुखार में भी दूध देने लगे हो तो फेंट के दो। क्यों फेंट के दें भाई? हल्का हो जाएगा और वात पित्त कफ सबका नाश करेगा, त्रिदोष नाशक हो जाएगा, यानी बैलेंस सा हो जाएगा। जल्दी पच गई जो चीज़ तो वो वैसे ही त्रिदोष नाशक हो गई। फिर बात करते हैं अगर दूध की झाग लेते हैं आप, जैसे कई बार आजकल बड़ा रिवाज है कि दूध इतना और ऊपर इतनी सारी झाग बना लेते हैं, कई लोग मशीन में बना लेते हैं, कई लोग फेंट के। तो ये झाग जो होती दूध की, ये त्रिदोष नाशक होती है, वात पित्त कफ सबके लिए अच्छी है। तो झाग वाला दूध पीना चाहिए जिन लोगों को गैस करता है, जिन लोगों को गर्मी करता है, जिन लोगों को कफ करता है, तो ये त्रिदोष नाशक होता है झाग वाला दूध। या समझ लो कि दूध की झाग की बात कर रहा हूँ अब मैं। और रुचिकारक है, मतलब ये पेट में जाती है और बुलबुले फिर जाके जब वो शांत होते हैं तो ये रुचि जगाते हैं, एक अंदर एक रुचि पैदा करते हैं चीज़ के लिए और पीने के। कोई चीज़ होती है मुंह में डालते हैं और दिल करता है चल पी लें, पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया। तो ये रुचिकारक हो गया ना, रुचि बन गई, आपका स्वाद, आपको स्वाद लगने लग गया वो। और बलवर्धक है, बल भी बढ़ाएगा। बल तो वो चीज़ उस बढ़ा ही देगी, वो चीज़ जो जल्दी पच गई, उसने अपना शरीर का जोर लिया ही नहीं पचने में, तो बल बढ़ा गई। तो अग्नि प्रदीपक है, अग्नि प्रदीप हो गई, मतलब थोड़े जोर कम लगा शरीर, पेट का, हाथों का पचाने के लिए पेट का, तो थोड़े अग्नि में काम हो गया, तो बाकी अग्नि बच गई, तो अग्नि प्रदीप्त हो गई। वृश्य है, वीर्यवर्धक होता है ये, शीघ्र तृप्तिकारक है, जल्दी तृप्त करेगा इंसान को, हल्का भी होता है, मैंने अभी बात की। और ये झाग जो होती है ये दस्त में दी जा सकती है, मतलब जब बात आए कि अब दस्त तो ठीक हो गई, तब दूध शुरू कराना है तो फिर दूध झाग वाला शुरू कराओ। और अगर बात करें कि पुरानी दस्त हैं, अब ये तो छूटते ही नहीं है, चलो अब क्या करें, थोड़ा दूध पीना है तो दूध की झाग बना के झाग ही लो, ऊपर से नितार लो, थोड़ा दिन झाग ही पियो, देखो कैसे दूध सूट करने लग जाता है संग्रहणी वालों को भी।
और अब शर्त यही है कि पहले उसकी संग्रहणी का आयुर्वेदिक उपचार करके बैलेंस कर लेना खुद को, फिर थोड़ा थोड़ा दूध 4-4 चम्मच से एक शुरुआत करना दूध की कुछ महीनों के बाद। इसलिए अतिसार यानी दस्त में अच्छा हो गया, झाग दूध का। जिनकी पेट की आग मंद सी पड़ गई उनकी आग दोबारा चमक उठेगी इस झाग से। पुराने बुखार में बड़ी अच्छी है ये दूध की झाग। और आजकल तो मशीनें भी आती हैं, वो मशीन में दूध डालते हैं, वो झाग ही झाग बन के आ जाती, गरम गरम गुनगुनी गुनगुनी। तो आप वो भी बना के पी सकते हो, हाथ से भी बन जाती है, हम तो ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये है झाग बना के झाग मरने से पहले पी जाओ, बस ये है मज़ा। उसको फिर रखो मत, झाग बनाते बनाते गर्म ज़्यादा है तो नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा किस दूध को ना पिए जी? जिसका रंग सही ना लगे देखने में, वर्ण खराब हो जाए, जिसका स्वाद जुबान पे जाते ही बता दे जुबान की नहीं कुछ गड़बड़ है, और जो खट्टा खट्टा लगे, बदबू आए जिस दूध में से, या दूध फट जाए, मत पियो, रोग करेगा पेट में, आंतों में घाव करेगा। फटा हुआ दूध कई बार पी जाते हैं कि बड़े पैसे लगे हैं, पी जाओ अब जैसे तैसे। दूध फट गया अपने आप, एक तो फाड़ के छेना बनाया वो तो अलग बात है, एक फट गया, बोलो ये फ़र्क क्या होता है, वो भी छेना वो भी छेना। वो आपने एक तरह की खटास डाल के छेना बनाया, इसमें अलग अलग हज़ारों लाखों पता नहीं अलग अलग तरह के बैक्टीरिया ने उस पर अटैक किया, तब जाके वो फटा। क्या बात करते हो, उसमें और उसमें अंतर नहीं है क्या? बहुत अंतर है, इसलिए उसको नहीं लेना आप। फटे हुए दूध में रोग बहुत करेगा ये, तरह तरह के बैक्टीरिया फिर बॉडी में पेट में शुरू हो जाएंगे, तो वो नहीं चलेगा। इसलिए जो दूध बाद में पी करके खटास एसिड सा बनाए, समझ जाओ दूध में गड़बड़ थी, कोई चारे में गड़बड़ होगी, कोई दूध इंजेक्शन लगा के निकाला होगा, कुछ तो गड़बड़ है। और अगर दूध खारा खारा ज़्यादा ही लगे उसको भी ना पियो, क्योंकि ऐसा दूध पी लिया अगर जिस तरह के दूध की अभी मैं बात कर रहा था, तो ये कुष्ठ रोग हो जाएंगे, स्किन के प्रॉब्लम हो जाएंगे, पेट के भी हो सकते हैं, स्किन के भी हो सकते हैं, बड़े तरह के रोग हो जाते हैं। इसलिए फटा हुआ दूध ना दो। दूध मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है, इंसानों के लिए, और इसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो इंसान को मिले तो वो उसका शरीर का जीवन का निर्वाह हो जाता है। पर फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बात जोड़ूं कि बच्चों के लिए दूध अत्यंत आवश्यक है। बड़ों को इसके बिना भी चल सकता है या कम पी करके भी चल सकता है। इसलिए निवेदन ये है कि पहले बच्चों को पीने दो, उनका अगर बुरा हो जाए फिर बड़े पियो। क्यों? क्योंकि इससे जीव जंतुओं पे भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, कम दूध में ही सारी दुनिया का भला हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बड़े लोग तो खाना भी खा लेते हैं और हज़ारों चीज़ें हैं, बच्चे के लिए तो है ही वही चीज़, तो इसलिए उसके लिए तो पहले ज़रूरी है। जैसे आजकल महामारी चल रही है कोरोना की, उसके चलते मास्क कम पड़ रहे हैं, तो क्या प्रचार कर रहे हैं डॉक्टर लोग? ये कह रहे हैं कि भाई जिसको छींक आ रही है, कफ है, बुखार है, नाक बह रहा है, उसको पहले मास्क दो। हमारा आपका जिनको बिल्कुल ठीक है वो अपने आप को वैसे ही रखो, थोड़ा बहुत दूर। और क्यों? क्योंकि चीज़ कम है और ज़रूरत ज़्यादा लोगों को है, तो इसलिए किसको पहले देंगे? जिसका उसके बिना गुजारा नहीं। तो इसलिए बच्चों का दूध के बिना गुजारा नहीं, तो उनको पहले पीने दो बस, बाकी किसी को मैं मना नहीं करता। तो इसी के साथ दूध का वर्ग चैप्टर पूर्ण हुआ। अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में हम दही के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। ऐसे ही करते 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 दूध से बनने वाली हर एक चीज़, चाहे वो घी है, चाहे वो दही है,
कुछ भी है, उन सब पे चर्चा जब हो जाएगी तो आप कह सकेंगे कि हाँ, मैं दूध का कम से कम मास्टर बन गया। अब मुझे दूध के विषय में कोई भ्रांति नहीं है, कोई मन में संशय नहीं है, कोई उलझन नहीं है। बस इतना हो जाए तो फिर एक दिन हम आगे बढ़ सकते हैं खुशी से। धीरे 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 और चीज़ों को पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ तुरंत तो होती नहीं है, और अगर तुरंत नहीं होती तो इसका मतलब अगर वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, अच्छी हो रही है, तो उसको होने दो, सीखो, समझो और दूसरों का भला करो। आओ श्लोक पाठ करें ताकि हम ऋषियों का आशीर्वाद ले सकें और आयुर्वेद के मूल ग्रंथ को स्पर्श कर सकें। आओ मेरे साथ सुनो अथवा पाठ करो। सितासेतोपलायुक्तं शुक्रलं त्रिमलापहं सगुणं मूत्रकृच्छ्रघनं पित्तश्लेष्मकरं परम् रात्रो चन्द्रगुणाधिक्या द्वयायामाकरणा तथा प्राभातिकं पय प्राय प्रादोषाद् गुरुशीतलम् दिवाकरकराघाता द्वयायामानिलसेवनात् प्राभातिकातु प्रादोषं लघु वातकफापहम् वृश्यं बृहन्नम् अग्निदीपनकरं पूर्वाहं न प्रणीतं पयो मध्याह्ने बलदायकं कफहरं पित्तापहं दीपनम् बाल्ये वृद्धिकरं क्षयकरं वृद्धेषु रेतोऽहम् रात्रोपथ्यं नेकदोषमनं चक्षुर्हितं संस्मृतम् वन्दति पेयं निशिकेवलं पयो भोज्यं न तेनेह सहोदनादिकं भवेदजीर्णं न शयितशर्वरिं क्षीरस्य पीतस्य न शेषमुत्सृजेत विदाहिन्यान् पानानि देवा भुङ्क्ते हि यन्नर तद्विद्दाः प्रशान्त्यर्थं रात्रो क्षीरं सदा पिबेत् दीप्तानले कृशे पुंसि
बाले वृद्धे पया प्रिये मतं हितमतं मतं हिततमं दुग्धं सद्धे शुक्रकरं यतः सद्धे शुक्रकरं सद्धे क्षीरं गव्यं मथाजं वा कोष्णं दण्डाहतं पिबेत् लघुवृष्यं ज्वरहरं वातपित्तकफापहम् गोदुग्धप्रभवं किं वा क्षागीदुग्धसमुद्भवं भवेत् फेनं त्रिदोषघनं रोचनं बलवर्धनं वृहणीं वृद्धिकरं वृष्यं सद्दसतृप्तिकरं लघु अतिसारे अग्निमान्धे च ज्वरे जीर्णे प्रशस्यते निन्दितदूध विवर्णं विरसं चाम्लं दुर्गन्धं ग्रन्थितं पयः वर्जयेदं ललवणयुक्तं कुष्ठादि कृधत